ग्लाइकोलाइसिस जो हमने मेन डिटेल में डिस्कस करनी है। तो ग्लाइकोलाइसिस ग्रीक वर्ड है, ये ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर, लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, ब्रेक डाउन। तो इसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इन इसको 3 साइंटिस्ट ने मिलकर खोजा था। तो स्कीम गिवन बाय गैस्टो एम्बंडन, ओटो मेयरहोफ एंड जे पार्नस। तो यहाँ पे गैस्टो एम्बंडन का ई उठा रखा है, ओटो मेयरहोफ का एम उठा रखा है, जो एक इनके जो सरनेम है, सरनेम से एक एक जो लेटर उठा के इसका नाम बना हुआ है ईएमपी पाथवे। तो कई बार ईएमपी पाथवे को डिस्क्राइब करना पूछ लेते हैं, तो ये 3 साइंटिस्ट के नाम वहाँ पे हमने लिखने पड़ते हैं। अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग सेल्स, जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं, जो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है, तो वो साइटोप्लाज्म में होती हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, तो ये तो साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। इन विच ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन, जिसके अंदर ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन किया जाता है, मतलब ये आधा अधूरा टूटता है पायरुविक एसिड के अंदर, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है बनाता है। इन प्लांट्स सुक्रोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जैसे सुक्रोज को स्टोर किया जाता है प्लांट्स में, तो वो सुक्रोज को तोड़ा जाता है किसके द्वारा, एक इन्वर्टेज एंजाइम होता है। और इन्वर्टेज में जब सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है, तो ये मॉलिक्यूल है फिर आगे ग्लाइकोलाइटिक पाथवे है, जो भी ग्लाइकोलाइसिस के अलग अलग स्टेप होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं, उनके अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो अब हम डिटेल से मैकेनिज्म देखेंगे कैसे होती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइज टू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो ग्लूकोज है या फिर फ्रक्टोज है, उनके ऊपर फास्फोरस का एडिशन किया जाता है, उसी को बोलते हैं फास्फोराइलेटेड। और जिसकी वजह से 6 पोजीशन पे जो फॉस्फेट है वो ग्रुप आता है, फॉस्फोरस ग्रुप आता है, जिसकी वजह से इसका नाम हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और किस एंजाइम के द्वारा एडिशन होता है, ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है, जो कि फास्फोरिलेशन करता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइज टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और जो सेकंड स्टेप है, यदि हम ग्लूकोज यूज कर रहे हैं तो उसको किस में बदला जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और यदि फ्रक्टोज ही यूज कर रहे हैं तो उसको तो एक बार हमने जब फास्फोरिलेशन करवा दिया तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट सेकंड नंबर का स्टेप रहेगा, यहीं से आगे की जो प्रोसेस है दोनों के लिए कॉमन रहती है, चाहे वो ग्लूकोज यूज कर रहे हैं हम चाहे फ्रक्टोज यूज कर रहे हैं। तो फ्रक्टोज 1,6 बाई 20 फॉस्फेट is split into dihydroxy acetone phosphate and 3-phosphoglyceraldehyde PGL। तो उसके बाद एक और एडिशन की जाती है फास्फोरस की, तो वहां से फास्फोरस जो फ्रक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट, 20 का मतलब होता है 2 फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरस ग्रुप वहां पे आ जाते हैं। उसके बाद उसको स्प्लिट किया जाता है किसके अंदर, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर, और एक मॉलिक्यूल बनता है 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड PGAL। और यहाँ पे NADH प्लस में H पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द NAD व्हेन 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड PGL इज कन्वर्टेड इनटू 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरा। ये नेक्स्ट स्टेप है, जिसके अंदर जो PGL बने हैं, ये PGL आगे कन्वर्ट होता है 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट BPGA के अंदर, मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप आ जाते हैं। इसके पास पहले एक ही फॉस्फेट ग्रुप था, तो एक और एडिशन होता है फॉस्फोरस का, और वो Na, इसी प्रोसेस के अंदर जो एक NADH होता है वो NAD पॉजिटिव में बदल जाता है। हाइड्रोजन एटम्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम PGL टू ए मॉलिक्यूल ऑफ NAD पॉजिटिव। तो जो हाइड्रोजन एटम है PGL से वो कहाँ पे जाते हैं, फिर NAD पॉजिटिव के पास चले जाते हैं और NADH बनाएंगे। PGL is oxidized and with inorganic phosphate to get converted into BPGA। तो जो PGL है ऊपर देखा था हमने, ये ऑक्सीडाइज होता है और इसके ऊपर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके ही ये किस में कन्वर्ट होता है, BPGA। तो ये अलग अलग स्टेप होते हैं, 10 स्टेप में रिएक्शन होती है। हम इसका पिक भी स्लाइड में भी देखेंगे, अगले नेक्स्ट स्लाइड में किस तरीके से स्टेप होते हैं एक के बाद एक, तो वहां से ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट ही देख रहे हैं, अलग अलग स्टेप टू स्टेप। तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 फेज होते हैं मेनली। एक होता है प्रीपरेटरी फेज, प्रीपरेटरी का मतलब जिसमें प्रिपरेशन की जाती है, और इसके अंदर मेन बात होती है एटीपी इसमें यूटिलाइज किए जाते हैं। एटीपी यहाँ पे बनते नहीं है, एटीपी को यूज किया जाता है। और फर्स्ट इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो सबसे पहला जो स्टेप था जिसमें
हमने ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदला था, तो उसमें एक एटीपी यूज किया जाता है, और दूसरा कहाँ पे, इन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोट फॉस्फेट। तो यहाँ पे एक आइडिया हम ले सकते हैं, जैसे ग्लूकोज के पास फॉस्फेट नहीं था तो वो फॉस्फेट एटीपी नहीं दिया था। एटीपी में क्या होते हैं, 3 फॉस्फेट होते हैं, और उनमें से एक फॉस्फेट वो किसको दे देता है, ग्लूकोज को फर्स्ट स्टेप में, जिससे वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में भी क्या होता है, जो सेकंड वाला जो कन्वर्जन होता है, जिसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6, मतलब 2 फॉस्फेट आ जाते हैं, पहले एक ही फॉस्फेट था, तो वो दूसरा फॉस्फेट भी एटीपी ही देता है। सिंथेसिस फेज, जो सेकंड फेज रहेगी वो सिंथेसिस फेज है। इसके अंदर जो एटीपी हैं वो बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, और 2 स्टेप होते हैं जहाँ पे एटीपी बनते हैं। पहला तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ बीपीजीए, जो ऊपर पढ़ा था हमने बीपीजीए, वो जब किस में कन्वर्ट होता है, पीजीए के अंदर, तो एक फॉस्फोरस वहां से निकलेगा बाहर, और उसी फॉस्फोरस को क्या है, एटीपी यूज कर लेता है। जो एडीपी होता है पहले, वो फिर वो फॉस्फोरस को एक्सेप्ट करके एटीपी बना लेता है, एंड एन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस होती है ये। अनदर एटीपी इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ पीईपी टू पायरुविक एसिड, जो लास्ट स्टेप होता है, जिसके अंदर फॉस्फोपिनोल पायरुवेट होता है, पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, तो वहां पे भी एक फॉस्फेट रिलीज किया जाता है, और उसको एडीपी एक्सेप्ट करके एटीपी बना लेता है। डी का मतलब होता है डाई फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट थे तो एक फॉस्फेट रिसीव करके वो एटीपी बना लेगा। उसके बाद पायरुविक एसिड की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस विच मेटाबोलाइट हेट डिपेंड ऑन द सेलुलर नीड। तो जो पायरुविक एसिड यहाँ पे बना है, वही ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट होता है, कि महत्वपूर्ण प्रोडक्ट होता है, और वही आगे के जो मेटाबॉलिक रेट होता है उसका, जो भी पेट, मेटाबॉलिक पेट का मतलब उसे क्या बनना है, वो सेलुलर नीड के ऊपर जरूर डिपेंड करता है, कि सेल को उससे एनर्जी निकालनी है या फिर कोई और चीज बनानी है। ठीक से समझते हैं। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाएगा, जो सबसे पहला स्टेप होता है, और इसमें एक एटीपी यूज किया जाएगा, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट लिए हुए हैं, और किस में कन्वर्ट हो जाता है ये, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर 2 फॉस्फेट रह जाते हैं, और एक फॉस्फेट जो है वो किसके पास चला जाता है, ग्लूकोज के पास, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम क्या कर देता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। आइसोमरेज ये बस, ये थोड़ी स्ट्रक्चर चेंज होगी, फार्मूला सेम ही होता है इनका। उसके बाद फोस्फोफ्रक्टोज काइनेज, काइनेज एंजाइम क्या करता है, फोस्फोरस की एडिशन करवाता है, तो एक एटीपी यूज करेगा, ये एटीपी यूज करके उसमें से एटीपी को बाहर निकाल देगा, और जो एक फॉस्फोरस बच जाता है उसको फ्रक्टोज को देके, फ्रक्टोज 1,6 का मतलब एक पहली कार्बन पे लगा हुआ, एक 6 कार्बन पे लगा हुआ है, 2 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। और उसके बाद एल्डोज जो एंजाइम है वो क्या करता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है जो, इसको GLAP के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता है, और DHAP के अंदर भी इंटरमीडिएट फॉर्म होती हैं, और इनके अंदर जो हमारा ये जो DHAP है वो GLAP में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ से जो फ्रक्टोज जैसे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं GLAP के, और जो ये रिएक्शन आगे 2 भाग में चलती है फिर, तो जो GLAP है ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है जो BPGA बनाएगा, तो वो 2 बन जाते हैं यहाँ पे, और एक GLAP वो कन्वर्ट होता है तो एक NAD पॉजिटिव यूज करेगा, जबकि दूसरा है वो दूसरा NAD पॉजिटिव यूज करेगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 NAD पॉजिटिव यूज किए जाएंगे। और उसके बाद के जो स्टेप है वो यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बनाया, तो उसको फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम, और ये काइनेज क्या करता है फिर, फॉस्फोरस की फॉस्फोरस को रिमूव करता है। तो काइनेज एंजाइम क्या कर सकता है, फॉस्फोरस की एडिशन भी और फॉस्फोरस की रिमूवल भी कर सकता है। तो यहाँ से एक फॉस्फोरस इसमें से चला जाएगा, तो 2 फॉस्फोरस थे तो सिंगल फॉस्फोरस रह जाता है, तो PGA बन जाता है यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट। और उसके बाद फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम क्या करता है, इसको 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और इसमें चेंज क्या है, चेंज केवल फॉस्फोरस की पोजीशन का है, फॉस्फोरस अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, 3 कार्बन से वो 2 कार्बन पे आ जाता है। उसके बाद इनोलेज एंजाइम है, वो क्या करता है, फॉस्फो इनोल पायरुवेट बना लेता है इसका, PEP। और PEP फिर क्या करेगा, जब पायरुवेट के अंदर या पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, तो वो किस एंजाइम के द्वारा, पायरुवेट एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट होता है, और उसमें क्या होता है, एक ATP रिलीज हो जाता है।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस स्टेप के बाद जितने भी यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पे जैसे 2 NADPH रिलीज हुआ है, यहाँ पे 2 ATP इस स्टेप में यूज हुए हैं, 2 ATP यहाँ पे रिलीज हुए हैं। तो ये 2 का मतलब क्या है, ये प्रोसेस है दो स्टेप में, दो पैरेलल वे में चलती है। जैसे GLAP है ये तो हमने देख ही लिया, उसके बाद DHAP है, ये भी इन्हीं फॉर्म में ही चेंज आगे बढ़ता हुआ चलेगा। यदि हमने एक ही जगह दिखा रखे दोनों प्रोसेस को, तो हमने इनके जो प्रोडक्ट है वो तो कॉमन ही बनते हैं, लेकिन ATP जो ये यूज करते हैं वो डबल डबल यूज करेंगे फिर। और यहाँ पे हम देख सकते हैं यदि टोटल ग्लूकोज जो ग्लाइकोलाइसिस में आपसे एटीपी गेन या लूज पूछ ले कितने एटीपी गेन किए जा रहे हैं नेट, तो यहाँ पे जो यूज किए गए हैं शुरुआत में तो वो 2 ATP हैं, और जो रिलीज किए गए हैं वो कितने हैं, 2 तो यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे 4 हैं। तो टोटल ATP कितने बने हैं हमारे, वो 2 बनेंगे यहाँ पे। टोटल नेट गेन ऑफ ATP पायरुविक एसिड के अंदर पूछ लिया जाता है, इसमें ग्लाइकोलाइसिस में पूछ लिया जाता है, तो 2 ATP बनते हैं। और जबकि NADH हैं कितने बनते हैं, वो भी 2 NADH हैं, वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में बनते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जो सेकंड टाइप का रेस्पिरेशन है, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीडेशन तभी बोला जाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। तो इसमें क्या किया जाता है, जो पायरुविक एसिड बना है ग्लाइकोलाइसिस में, तो वो साइटोप्लाज्म में बना है, तो उसको कहाँ पे लेके जाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जो फर्दर जितनी प्रोसेस हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती हैं। तो क्रूशियल इवेंट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो मेन जो इवेंट होते हैं, महत्वपूर्ण इवेंट, वो क्या रहते हैं। तो एक जो इवेंट है वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जबकि दूसरा इवेंट है वो इनर मेम्ब्रेन होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया की, उसकी सरफेस पे होता है। तो पहले इवेंट में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट की जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ, इसके अंदर क्या होता रहता है, जो ऑक्सीजन है एक एक करके हाइड्रोजन एटम को बाहर निकालती रहती है वाटर की फॉर्म में, और जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको, मतलब जो कार्बन एटम्स होते हैं इसके अंदर, उसको कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकालती रहती है। और ये प्रोसेस मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। उसके बाद जो पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हाइड्रोजन के पास भेजा जाता है, प्रोटॉन के पास, और उनका क्या बनाया जाता है, हाइड्रोजन एटम। और ये हाइड्रोजन एटम है ऑक्सीजन के साथ मिलके ही वाटर के मॉलिक्यूल हैं। जैसे हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है वो H2O CO2 और जो ATP एनर्जी है उनके अंदर बदलता है। तो जो CO2 और H2O है वो यहीं से बनते हैं विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP। तो ATP साथ साथ में बनते रहते हैं, कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ETS सिस्टम होता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट होते हैं एक के बाद एक। तो उसमें हम देखेंगे ATP कैसे बनता है। पायरुवेट अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, तो जो पायरुवेट है वो स्टार्टिंग में डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब उसमें से CO2 निकलती रहती हैं बाय ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन। तो अलग अलग रिएक्शंस के एक सेट होता है, एक के बाद एक रिएक्शन होती हैं, और उन रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है, मतलब उन रिएक्शन को हेल्प करता है रिएक्शन को होने में, तो पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा वो कैटालाइज की जाती है रिएक्शन, एंजाइम का नाम है। और इसमें साथ में NAD पॉजिटिव और को एंजाइम A उसको यूज किया जाता है। 2 molecule of NADH are produced from metabolism of 2 molecules of pyruvic acid during glycolysis। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखा था कि जो 2 NADH के मॉलिक्यूल वो बन रहे थे जब पायरुविक एसिड के अंदर बनाया जा रहा था किसको, ग्लूकोज को। एसिटाइल कोएंजाइम ए देन enters a cyclic pathway ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल्स क्रैब साइकिल। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे बनता है, तो जो कोएंजाइम ए यहाँ पे बना था, तो इसको साइक्लिक पाथवे के अंदर एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड TCA साइकिल बोलते हैं उसको, क्रैब साइकिल, ये नेक्स्ट वाला स्टेप होता है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो TCA साइकिल ही होता है। तो ये TCA साइकिल है, इसको हम देखते हैं। स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, तो इसमें क्या होता है, जो एसिटाइल ग्रुप वहाँ पे बना था वो किसके साथ कंडेंसेस हो जाता है, किसके साथ मिल जाता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, OAA के साथ ये मिल जाता है। वही है ये जो हमने C4 प्लांट में पढ़ा था। तो OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 4 कार्बन एटम का, एंड वाटर टू यील्ड, और ये वाटर के साथ भी मिल जाता है। ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाती हैं, सिट्रिक एसिड बना लेती हैं। और जो सिट्रिक एसिड का बनाना किससे कंट्रोल किया जाता है, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम से कंट्रोल किया जाएगा। एंड ए मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम ए, और यहाँ पे कोएंजाइम ए है वो रिलीज होता है साथ में। सिट्रेट इज देन आइसोमरेज टू आइसोसिट्रेट,
तो जो सिट्रेट यहाँ पे बना है उसको आइसोमरेज का मतलब अलग एक आइसोमरेज एंजाइम होता है जो उसको स्ट्रक्चर उसकी चेंज कर देता है। फॉर्मूला उसका सेम रहता है, कोई भी एडिशन रिमूवल नहीं होता किसी भी आइटम का, उसकी स्ट्रक्चर चेंज कर देगा बस। फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, और उसके बाद यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन 2 स्टेप में होता है, और जिसके द्वारा पहले स्टेप में तो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड बनेगा, और दूसरे स्टेप में एक बार उसमें से CO2 निकलेगी, डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 निकलती है। पहली बार CO2 निकली है तो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड बना, जबकि दूसरी बारी में सुसिनाइल कोएंजाइम ए बन जाता है। सुसिनाइल कोएंजाइम ए फिर ऑक्सीडाइज होएगा किसके अंदर, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर, और क्या किया जाएगा फिर साइकिल को कंटिन्यू किया जाएगा, मतलब दोबारा फिर ये रीजनरेट हो जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और दोबारा क्या करेगा ये एसिटाइल ग्रुप के साथ अटैच होकर दोबारा इस साइकिल को शुरू करवा देता है। और इसमें ए मोलिक्यूल ऑफ जीटीपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, तो इसमें एक जीटीपी बनता है, जैसे एटीपी बनता है उसी का लगभग एक मोलिक्यूल होता है, उसी जैसा होता है, ये एनर्जी करेंसी का काम करता है। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन पे जीटीपी का मॉलिक्यूल बनेगा, और इन कपल्ड रिएक्शन में क्या किया जाता है, इस जीटीपी को जीटीपी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जबकि ये जो फॉस्फोरस है उसको कौन एक्सेप्ट कर लेता है, जो एक फॉस्फोरस इसमें से निकलेगा, मतलब जी का मतलब होता है ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसे एडेनोसिन होता है तो ये ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और इसमें से जब ये जीटीपी बनाएगा ग्वाइनोसिन डाइफॉस्फेट, तो एक फॉस्फोरस जो रिलीज हुआ इसमें से उसको एडीपी एक्सेप्ट करके एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे तो फाइनल फॉर्म तो एटीपी रहती है एनर्जी करेंसी की, तो अलग अलग फॉर्म उसकी जो एक टाइप की हम बोल सकते हैं आइसोमेरिक फॉर्म होती हैं जो उसी जैसा काम करती हैं, तो उनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मेन एटीपी के अंदर। NAD पॉजिटिव इज रिड्यूस टू NADH प्लस H पॉजिटिव एट द 3 पॉइंट्स ऑफ साइकिल जब हम देखेंगे उसमें देखेंगे 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे NAD को NADH के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। ये NADH क्या है, ये भी एक एनर्जी करेंसी होती है, थोड़ी बड़ी करेंसी होती है, जैसे एक NADH में से 3 ATP के मॉलिक्यूल निकलते हैं। और FAD पॉजिटिव इज रिड्यूस टू FADH2, ये भी एक एनर्जी करेंसी होती है, और ETS सिस्टम के अंदर इनको ATP में बदला जाता है, और FADH2 में से एक FADH2 में मॉलिक्यूल में से 2 जो ATP के मॉलिक्यूल है वो निकलते हैं। तो एक पॉइंट ऐसा होता है TCA साइकिल में जहाँ पे FADH2 बनता है, और जबकि 3 ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे NADH बनता है। कंटिन्यूएशन ऑफ TCA साइकिल रिक्वायर्स, यदि हमको TCA साइकिल लगातार चलाए रखना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूड रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, मतलब जो ये OAA है इसको बार बार रीजनरेट करना पड़ेगा ताकि ये साइकिल को दोबारा स्टार्ट करवाता रहे। और रीजनरेशन ऑफ NAD पॉजिटिव एंड FAD पॉजिटिव फ्रॉम NADH एंड FADH2, तो साथ में क्या करना पड़ेगा, जो ये NADH और FADH2 बन रही है एनर्जी करेंसी, इनसे दोबारा से हमने NAD पॉजिटिव और FADH इनको दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शन के अंदर बार बार यूटिलाइज होते जा रहे हैं। तो हम जो एक डिटेल्ड पिक है उसमें इसका समझ सकते हैं, जैसे पायरुवेट आया था पायरुविक एसिड, तो उसको एसिटाइल को एंजाइम ए में बदला जाता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा, तो जिसके अंदर जो COA है कोएंजाइम ए है वो CO2 इसमें से बाहर निकल जाती है, और साथ में NADH प्लस में H पॉजिटिव वो बाहर निकलता है, तो एक NADH यहाँ पे भी बन रहे हैं। तो जब हम लास्ट में एक बैलेंस शीट तैयार करेंगे भाई कितने ATP बनते हैं टोटल, जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टोटली ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसमें ये काम आएगा। तो यहाँ पे जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है तो ये TCA से बाहर का स्टेप है। TCA से मतलब पहले एसिटाइल कोएंजाइम है वो बन जाता है, और इनकी स्ट्रक्चर है वो साथ साथ में दी गई है, तो एसिटाइल कोएंजाइम है वो कैसा रहता है, और इसमें CH3CO O और COA मतलब कोएंजाइम है अलग से लगा होता है, इसको एसिटाइल कोएंजाइम है बोलते हैं। और ये एसिटाइल कोएंजाइम है फिर सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करेगा, और ये किसके साथ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA के साथ मिलके, और साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल है उनके साथ मिलके सिट्रेट बनाता है। सिट्रेट फिर क्या करेगा, एक्टोनिट एकोनिटेट के अंदर कन्वर्ट होता है, वाटर मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकल जाता है। और जो ये साथ साथ में स्ट्रक्चर दी गई है सिट्रेट की स्ट्रक्चर का होता है, ये इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन हमने इनके मॉलिक्यूल्स के नाम याद रखने, और इनके एंजाइम यदि याद रखना चाहो तो याद रख सकते हैं। उसके बाद सिस एक्टोनिटेज नीटेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है सिट्रेट को, उसके बाद डीआइसोसिट्रेट बनाया जाता है एक्टोनिटेज एंजाइम के द्वारा, और वाटर का मॉलिक्यूल दोबारा से ऐड किया जाता है इसमें। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम NADH बन रहा है एक, जो डीआइसो
सिट्रेट है, डी कार्बोक्सिलेशन यहाँ पे होती है, तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनेगा, और उसके बाद एक बारी और डी कार्बोक्सिलेशन होगी, तो उसके बाद क्या होगा, सोसिनाइल कोएंजाइम ए। तो CO2 यहाँ पे निकल रहा है, एक CO2 यहाँ पे निकल रहा है, और मेन प्रोसेस बात क्या है यहाँ पे, NADH बन रहा है दोनों स्टेप में। तो दो बार तो NADH यहाँ पे बन जाते हैं, और उसके बाद एक NADH आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट वाले स्टेप में, जहाँ पे रीजनरेशन की जाती है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की, तो वहाँ पे बन रहा है। तो 3 NADH हमने यही देखना है कहाँ कहाँ पे बने रहे हैं। उसके बाद ये जो सोसेलाइल कोएंजाइम ए है, ये क्या करेगा, जीटीपी को लेके किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, उसको जीटीपी के अंदर। और ये जीटीपी क्या है, एक एनर्जी करेंसी का ही काम करता है, जिसको बाद में एटीपी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और सोसिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेसेज एंजाइम क्या करता है, सोसिनेट को बना लेता है यहाँ पे, मतलब सोसिनाइल कोएंजाइम ए से सोसिनेट बन जाता है। तो थोड़ा स्ट्रक्चर का फर्क होता है इनमें। उसके बाद सोसिनाइट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, इसको फ्यूमरेट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एक के अंदर एक कन्वर्ट होते रहते हैं। और उसके बाद जो फ्यूमरेज एंजाइम है वो वाटर को लेके मैलेट बना लेता है उसका, और मैलेट क्या करेगा, फिर एक NAD पॉजिटिव को यूज करता है, और उसमें हाइड्रोजन मतलब उसका रिडक्शन कर देता है, किसके द्वारा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा। मतलब इसमें से डिहाइड्रोजनेज का मतलब ये हाइड्रोजन को रिलीज करता है, और वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा NAD पॉजिटिव, और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। और ऑक्सैलो एसीटेट वही है फिर जो दोबारा क्या करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम को एक्सेप्ट करेगा, और ये साइकिल दोबारा से रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग जो सिंबल हैं, जैसे फॉर्मूले दे रखे हैं, इन फॉर्मूले में जो डॉट है बिल्कुल वो हाइड्रोजन का सिंबल है। जैसे यहाँ पे जो कोएंजाइम के स्ट्रक्चर में जो डॉट से दिखा रखे हैं, हाइड्रोजन है, C कार्बन है जो कि पर्पल सा कलर है, उसके बाद ऑक्सीजन को रेड कलर से, सल्फर को एस कलर से, तो ये सल्फर है यहाँ पे। तो सल्फर है। उसके बाद क्यू क्या है, कोएंजाइम क्यू है। तो अलग अलग जो हमने यहाँ पे सिंबल यूज किए हैं, तो उनके बारे में काफी डिटेल्ड व्यू है ये, तो इससे आप एक आइडिया TCA साइकिल का ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, जिसको ETS भी बोला जाता है। तो ये मेटाबॉलिक पाथवे है जो ये ETS सिस्टम, ये कहाँ पे होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, थ्रू विच इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर, जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के पास पहुंचते रहते हैं। तो जैसे नाम से पता लग रहा है, एक सिस्टम होता है अलग अलग मॉलिक्यूल का, जिसमें इलेक्ट्रॉन से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते रहते हैं। जैसे NAD प्लस में H पॉजिटिव एंड FADH2, जो कि ये बने थे कहाँ पे, क्रैब साइकिल के अंदर ये मॉलिक्यूल। तो थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो इनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है इनको, इनमें से हाइड्रोजन है वो रिमूव किए जाते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन आर पास्ड ऑन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं तो उनको ऑक्सीजन के पास पहुंचाया जाता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके फिर वाटर को बनाते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH प्रोड्यूस्ड बाय NADH डिहाइड्रोजनेज, जो इलेक्ट्रॉन निकालने का जो काम करता है NADH से, तो वो कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1। तो ETS के अंदर हम टोटल 5 कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, और इनको हमने यहाँ पे रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो जो NADH डिहाइड्रोजनेज है, ये क्या करता है, NADH से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, और उसको किसके पास भेज दिया जाता है, यूबिक्विनोन के पास। यूबिक्विनोन एक वैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को मूव करता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन, ये भी इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और यूबिक्विनोन है जो, वो साथ में इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिसीव करता है, FADH2 कॉम्प्लेक्स नंबर 2 होता है जो, ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, जो FADH2 से। और FADH डिहाइड्रोजनेज है, वो क्या करता है इसको, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 कहलाता है, तो वो FADH2 से इलेक्ट्रॉन लेके यूबिक्विनोन के पास भेजता है। तो यूबिक्विनोन ही सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन। और जैसे इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा ये रिड्यूस हो जाता है, और जो रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन है इसी को यूबिक्विनोल बोला जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं उसको ये आगे भेज देता है किसके पास, साइटोक्रोम C के पास। और ये साइटोक्रोम C के पास जो इलेक्ट्रॉन भेजता है वो किसके द्वारा भेजता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के द्वारा। और ये 3 का नाम क्या है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। तो कई बार इन कॉम्प्लेक्स के नाम ही पूछ ले जाते हैं, तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स यूज किए जाते हैं इसमें। और साइटोक्रोम C क्या है, एक छोटा प्रोटीन होता है, स्मॉल प्रोटीन, जो कि आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस है, जो मैट्रिक्स से दूसरी साइड में है,
एंड एक्ट एज ए मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड 4। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और 4 के बीच में जो ये साइटोक्रोम सी है, ये आगे एक मोबाइल कैरियर का काम करता है। मोबाइल मतलब ये अपनी जगह चेंज करके जाएगा। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है वो क्या है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स होता है ये। तो एक प्रकार का एंजाइम ही है जो कि क्या करेगा, साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो साइटोक्रोम का क्या कर दिया उसने, ऑक्सीडेशन। तो नाम से ही पता लग रहा है साइटोक्रोम सी का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन। और इसी की वजह से साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहलाता है। कंटेनिंग साइटोक्रोम्स ए एंड ए3, इसके पास ए और ए3 अलग अलग टाइप के साइटोक्रोम्स होते हैं। एंड 2 कॉपर सेंटर, साथ में इसके पास 2 कॉपर आयन प्रेजेंट होते हैं। फाइनली इलेक्ट्रॉन कपल्ड, और बाद में जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास। तो उसके बाद जो फाइनली इलेक्ट्रॉन्स को कपल्ड टू एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज के पास भेज दिया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो 5th का काम करेगा, और वो क्या करेगा फिर, इलेक्ट्रॉन्स को लेके एटीपी है वो बनाता रहता है, किससे, एडीपी से। और किससे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। मतलब वो एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करता रहता है और एटीपी बनाता रहता है। तो एटीपी सिंथेज एक एंजाइम है जो फाइनली एटीपी बनाएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 होता है। उसके बाद एटीपी सिंथेसिस कैसे की जाती है। नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इलेक्ट्रॉन डोनर जैसे यूबिक्विनोन था, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था दोनों से, NADH से भी और FADH2 से भी। और डिपेंड करता है कि हम किससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यदि NADH से रिसेप्ट कर रहे हैं तो वहां से 3 मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं, एक NADH से। और जबकि FADH2 यदि हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में, तो उसमें से एक मॉलिक्यूल में से, FADH2 में से 2 मॉलिक्यूल है वो एटीपी के बनते हैं। तो हमारा फाइनल मकसद एटीपी सिंथेसिस करना ही होता है, किसी भी टाइप की जो एनर्जी करेंसी बन रही है उनसे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन सिंथेसिंग ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेसिस। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है, ये एटीपी को ही बनाता है, किसकी मदद से, जो एक एंजाइम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जिसको बोलते हैं एटीपी सिंथेज। कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट F1 एंड F0। तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। F1 होता है एक, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था, जो क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं ये। तो एटीपी सिंथेज का काम तो एटीपी सिंथेसिस करना ही होता है, और इसकी स्ट्रक्चर भी सेम ही होती है। तो F1 हेड फीस, तो हेड रीजन में पाया जाता है। F1 क्या करता है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन का काम करता है, जो हमने वहाँ भी देखा था, एक चैनल प्रोवाइड करता है। एंड कंटेन्स साइट्स फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन मतलब ये बाहर की तरफ प्रोटीन होता है, चैनल का काम तो F0 करेगा। तो ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के प्रोटीन, और ये क्या करता है, एक ऐसी जगह इसके पास होती है जो कि एटीपी बनाती रहती है एडीपी से। F0 क्या करता है, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, जो कि बिल्कुल मेम्ब्रेन के बीचों बीच पास हो जाता है, और जो एक चैनल का काम करेगा। और वो क्या करता रहता है, जो प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स को इनर मेम्ब्रेन के क्रॉस क्या करता है, पास करता रहता है। और जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था, जैसे जनरेटर होता है, वो जैसे उसके ऊपर टरबाइन के ऊपर पानी गिरता है, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में, तो जैसे पानी नीचे गिरता रहेगा ऑटोमेटिकली, तो वो जनरेटर को घुमाता रहता है और बिजली वहां पे बनती रहती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसी प्रकार से यह भी हम एटीपी जनरेटर के रूप में समझ सकते हैं। जैसे प्रोटॉन इसमें से पास होते रहेंगे तो वो एटीपी बनाता रहेगा, जो एटीपी सिंथेज है। तो ये बड़ा ध्यान रखने की बात है कि F1 है वो क्या करता है, मेनली एटीपी सिंथेसिस का काम करता है, जबकि F0 है वो एक चैनल का काम करता है, जो कि प्रोटॉन को मूव करने देता है। फॉर ईच 2 एटीपी प्रोड्यूस्ड 2 प्रोटॉन पासेज फ्रॉम थ्रू F0 फ्रॉम इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोपोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोपोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है जहाँ पे एक हमारा जो चार्ज है वो ज़्यादा है, एक जगह पे चार्ज कम है। तो जो प्रोटॉन है वो यहाँ पे मैट्रिक्स की तरफ भेजे जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हमने देखा था, जब हम वहाँ पे एटीपी सिंथेसिस पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे आउटसाइड भेजे जा रहे थे, स्ट्रोमा से बाहर भेजे जा रहे थे प्रोटॉन, लेकिन यहाँ पे अंदर की तरफ भेजे जा रहे हैं। कहाँ से, इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है 2 मेम्ब्रेन की बनी होती है, तो उन 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। तो वहाँ पे ये प्रोटॉन इकट्ठे होते रहते हैं, और वो हम डायग्राम में देखेंगे कैसे इकट्ठे होते जा रहे हैं ये। और उसके बाद उस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में से जो हाइड्रोजन है उनको इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भेजा जाता है। और जैसे ही बार बार जाएंगे किसके थ्रू, F0 के थ्रू, तो वो एटीपी सिंथेसिस है वो करता रहता है। तो हम डायग्राम से इसका आइडिया लेते हैं।
तो जैसे ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेन बात है ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है। और माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे अलग अलग कॉम्प्लेक्स है, वो देख सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स है, ये थर्ड कॉम्प्लेक्स है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। एटीपी सिंथेज जिसका नाम लिख रखे है, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें क्या होता है, जो NADH प्लस में H पॉजिटिव है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, किसके द्वारा, यूबिक्विनोन एक्सेप्ट करता है, और FADH2 से भी जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी यूबिक्विनोन एक्सेप्ट करेगा। ये जो Q है, Q यूबिक्विनोन के लिए आया है, Q नॉल बनाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन जो लेके आते हैं FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा किसके पास, यूबिक्विनोन के पास, वो कौन है, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जिसको बोलते हैं। जबकि NADH2 से जो इलेक्ट्रॉन क्यूनोन के पास लेके आता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट होता है। ये क्या है, ये मैट्रिक्स है, और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, या फिर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जो दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो है यहाँ पे, और ये मैट्रिक्स में ये प्रोसेस होती हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है यूबिक्विनोन से फिर कहाँ पे भेज दिए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड के पास। और कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड है वो इलेक्ट्रॉन को किसके पास भेज देता है, साइटोक्रोम C के पास। और साइटोक्रोम C जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा वो चल के जाएगा किसके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास, साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं। और वो फाइनली किसको इलेक्ट्रॉन देगा, फिर ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन क्या करेगा, फिर प्रोटॉन्स के साथ मिलके क्या कर लेता है, वाटर बना लेता है। और इसी प्रोसेस में जो हाइड्रोजन है वो बाहर की तरफ इकट्ठे होते रहते हैं इसी में। और वो हाइड्रोजन जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स को फिर ये ATP सिंथेज है वो IMM जगह से, मतलब जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है उसमें से, फिर एक तो इसमें चैनल का काम करेगा और एक ATP सिंथेज का काम करता है। तो इसमें क्या होएगा, जैसे जैसे प्रोटॉन इसमें से पास होते रहेंगे तो ATP है वो सिंथेसिस होती रहेगी। कैसे बनेगी वो, तो इसमें हम देख सकते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में देखेंगे। तो ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉस्फोरिलेशन। जो ऑक्सीजन है वो यूज की जाती है किसके लिए, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना है उसके लिए, ताकि जो फॉस्फोरिलेशन है उसको किया जा सके, मतलब जो ATP सिंथेसिस है वो की जा सके। रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज ऑफ प्रोसेस। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में हम समझ भी रहे हैं कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे। और जो कंप्लीट एरोबिक प्रोसेस है, एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस, उसमें हम देख रहे हैं ना तो कहीं पे TCA में हमने देखा ऑक्सीजन यूज होती हुई, ना कहीं ग्लाइकोलाइसिस में देखा ऑक्सीजन का कोई यूज। जबकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहां पे आके ही केवल ऑक्सीजन का यूज हम देख पा रहे हैं। हालांकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ऑक्सीजन क्रूशियल रोल प्ले करता है, और वो रोल लास्ट वाले स्टेप में शो करता है ये। येट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल, फिर भी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। सिंस रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम सिस्टम, क्योंकि ये हाइड्रोजन को कम करती रहती है। बाहर की तरफ हाइड्रोजन है वो ज़्यादा बनाए रखे जाते हैं, और अंदर हाइड्रोजन को कम करने का काम, प्रोटॉन को कम करने का काम ऑक्सीजन का होता है, वाटर में बदल देती है। ऑक्सीजन एक्ट एज ए फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, और ऑक्सीजन ही एक फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करती है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर हमको पता होनी चाहिए। इसके अंदर हम जैसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वो देख पा रहे हैं यहाँ पे। और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस किसके बीच में होता है, दो मेम्ब्रेन के बीच में। जैसे आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, और इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है जिसको क्रिस्टा बोला जाता है। और इसी मेम्ब्रेन के ऊपर ही हम जो प्रोसेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हमने अलग अलग कॉम्प्लेक्स देखे हैं, वो इसी मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम यदि इसका जूमिंग करके देखें तो जूमिंग से जो एक पिक सामने आएगी वो हमारे पास ये रहेगी। जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के इस साइड में जो NADH है और FADH2 है, तो वो उनके पास प्रोटॉन होते हैं। और प्रोटॉन को जब इनका इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलते हैं, ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स के जरिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, इनके जरिए जब इनमें से NADH और FADH2 में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे NADH में हम देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के, और साथ में दो इलेक्ट्रॉन निकल के वो कहाँ पे जाएंगे, वो आगे आगे मूव करते हुए चले जाएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अब इसके पास आगे यूबिक्विनोन के पास, और यूबिक्विनोन इसी प्रकार से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो FADH2 भी इसी तरीके से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ता है, और वो प्रोटॉन्स को बाहर की तरफ रिलीज करते रहते हैं। जो NADH है और FADH2 जो इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर करती हैं, जैसे एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जो दो डॉट देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करते रहते हैं
एक साइड से दूसरी साइड में, तो साथ में ये प्रोटॉन्स होते हैं जो उनको बाहर की तरफ धकेलते रहते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के बीच में। ये इस साइड वाली मैट्रिक्स है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स शो कर रहा है नीचे वाली साइड में। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में कौन एक्सेप्ट कर लेता है, जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जो हाइड्रोजन एटम है फिर ऑक्सीजन के साथ मिलके वो किसके रूप में बाहर निकल जाएंगे, वाटर के रूप में। और जबकि जो बाहर की तरफ एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बना हुआ है, तो वो किसके द्वारा, एटीपी सिंथेज के द्वारा इस चैनल में से पास किया जाएगा, और साथ में जो एटीपी है वो इसमें बनते रहते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं जो ये एटीपी है वो यहाँ पे स्टार्ट बन रहे हैं, और उसके बाद प्रोटॉन्स को अंदर वाली साइड में लेके आया जा रहा है। तो एटीपी इस तरीके से बनते रहते हैं।